हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स और फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के पास है, फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में आज हम ये जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, साथ में फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उसके अलावा मेन जो फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के, जो बेसिक लॉज हैं फिजिक्स के जो सबको पता होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, और जो फोर्सेज हैं, फंडामेंटल फोर्सेज जो हैं फिजिक्स में वो कौन से हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन फिजिक्स कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, और साथ ही फिजिक्स का बाकी के साइंस की ब्रांचेस से क्या क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हम केवल फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्लास 11 फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, और केवल क्लास 11 में नहीं बाद में भी आप फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन कि फिजिक्स है क्या। सो बेसिकली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। तो जो नेचर है आपका, पूरा नेचर और नेचुरल फिनोमिनन, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी फिनोमिनन होते हैं आपके नेचर में, उनसे रिलेटेड स्टडी किसमें करते हैं हम, फिजिक्स में। तो आप ये फिजिक्स का इसको फिजिक्स की डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे कि आपके नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी चीज हो रही है वो सब किसके अंडर आता है, फिजिक्स। तो बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, सब कुछ हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नेचर में जो भी होता है, जो भी फिनोमिनन है, जो भी आपका मैटर है उसके बारे में, और उनसे रिलेटेड फिनोमिनन के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो नेचर और उससे रिलेटेड फिनोमिनन की स्टडी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब फिजिक्स को आप बहुत सारे कुछ ब्रांचेस मैंने यहाँ पे लिखे, केवल इतनी नहीं है, फिजिक्स को आप सेपरेट ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हो, बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। उससे पहले ये समझ लेते हैं हम कि फिजिक्स में, फिजिक्स जो साइंस है, और केवल फिजिक्स में नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कोई सारी ब्रांच हो साइंस की, उसमें हम साइंस में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हम लोग करते हैं, किस तरीके से हम डेवलप होते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा डेवलपमेंट के 4 फेजेस होते हैं इस साइंस में, चाहे आप फिजिक्स में कर रहे हो या केमिस्ट्री में कर रहे हो या बायोलॉजी में, कहीं पर भी आप अगर फिजिक्स कर रहे हो या साइंस का कोई भी ब्रांच पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखिए 4 फेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। किसी भी थ्योरी को, किसी भी डेवलपमेंट के लिए 4 ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहले चीज जो जरूरी है दैट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चीजों को देखते आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, हम देखते आते हैं कि दिन हो रहा है, फिर उसके बाद रात हो रही है, फिर अगले दिन सुबह होती है, दिन होता है, रात होती है, तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये है क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। ओके, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आता है कि जो भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी, और जिसको आप कहते हो हाइपोथेसिस, कि जो भी चीज हमने ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये दिन हो रहा है, फिर रात हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, रेगुलरली हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उससे रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है। करेक्ट। अब थ्योरी तो मैंने बना दी कि मैंने सोचा कि सामने सन है और सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अभी मैंने यही सोचा क्योंकि मुझे सन तो मूव करते हुए दिख रहा है। करेक्ट। और उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, मैंने थ्योरी दे दी कि हाँ, जो सन है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, डे और नाइट होती रहती है। हाँ, तीसरा है उस चीज का प्रूफ। करेक्ट। प्रूफ, या आप फैक्ट चेक भी तो करोगे कि चलो मैंने थ्योरी तो बना दी, लेकिन क्या ये थ्योरी सही है, तो वो भी हमको टाइम टू टाइम करना होता है। तो फिलहाल जैसे कि मैंने ये थ्योरी दे दी कि सन जो है अर्थ के अराउंड, जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हो कि सन अर्थ को रिवॉल्व करती है, पहले यही माना जाता था, लेकिन बाद में जब फैक्ट चेक करने के लिए जब अलग अलग साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की कि नहीं ये क्या है, गलत है, तो उस चीज का प्रूफ भी चाहिए होता है कि हाँ, क्या ये चीज सच में सही है, जो थ्योरी हमने दी है क्या ये वैलिड है, क्या ये जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे वो क्या वहां पे खरी उतर रही है या नहीं उतर रही। तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस थ्योरी को, उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखें। आप प्रूव कर सकते हो या आप कह सकते हो इट्स वेरिफिकेशन, कि वेरीफाई करके देखें कि क्या जो थ्योरी हमने बनाई है वो सही है या गलत है। एंड इन द एंड
मॉडिफिकेशन अगर सही है तो फिर ठीक है, जब तक हमको लगता है ये सही है। जैसे कि पहले तो कोई तरीका ही नहीं था इस चीज को वेरीफाई करने का कि सन सीरियसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है या रीजन कुछ और है, लेकिन अब हमको पता है तो हमने क्या किया, उस फैक्ट को जो साइंस हम पहले समझते थे उसको मॉडिफाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, जबकि अर्थ स्पिन करती है, अर्थ के स्पिन की वजह से डे और नाइट होते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, साइंस जो है वो इसी 4 स्टेप से इसी तरीके से डेवलप होती है। पहले हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, देन उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक थ्योरी प्रपोज करते हैं, या आप कह सकते हो एक हाइपोथेसिस देते हैं। देन उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, उस हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन के लिए हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो वहां से वो वेरीफाई अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, उसको हम मान लेते हैं, और अगर वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो फिर उस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया जाता है कि नहीं, हमने जो पढ़ा था वो गलत था, एक्चुअल में ये होता है, जैसे कि इस केस में होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स में, और ये केवल फिजिक्स का केस नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ये केमिस्ट्री सबका केस है। जैसे कि आपने देखा होगा एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा होगा कि पहले किसी ने एटॉमिक मॉडल दिया, सबसे पहले थॉमसन ने दिया, करेक्ट, देन रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया। तो हम क्या करते गए, जब तक किसी ने उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया, जब तक वेरिफिकेशन नहीं किया गया और वेरिफिकेशन में वो गलत नहीं प्रूफ हो गए, तब तक हम वही मानते आ रहे थे। जब एक बार वेरिफिकेशन में वो गलत प्रूफ हो गया तो हमने अलग थ्योरी दे दी, एक नई थ्योरी दे दी, और ऐसे में फिर नया मॉडल आया तो उसमें क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। तो ये चलता रहता है। फिर उस मॉडिफिकेशन को जो हमने किया उस पर ऑब्जर्वेशन होगा, थ्योरी उसकी प्रपोज की जाएगी, फिर उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, अगर वो गलत हो गया तो नई थ्योरी आएगी, और ऐसा चलता रहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं। देन हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ब्रांचेस के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे मैकेनिक्स जहां पे आप फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, करेक्ट, फोर्सेस और ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हो, बेसिकली किस तरीके से फोर्स एक्ट करते हैं और उस फोर्स की वजह से मोशन पे और रेस्ट की स्टेट पे क्या असर होता है ऑब्जेक्ट्स का, क्या क्या फोर्सेस वहां पे लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा आपके पास वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स का नेचर क्या होता है, उनकी एनर्जीज के बारे में, कितने तरीके की वेव्स होती हैं। तो वेव्स और ऑसिलेशंस में हम ये सब पढ़ते हैं, तो ये एक सेपरेट ब्रांच हो जाती है। देन थर्मोडायनेमिक्स, अब आप सोचोगे थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट और उसके कन्वर्जन के बारे में, कि हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे कि आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है आपने कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पे हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट किस तरीके से वर्क में, या हीट किस तरीके से दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट होती है, तो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। देन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्वियसली फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड्स के मोशन के बारे में और उनसे लगने वाले या उन पे अप्लाई होने वाले फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, तो ये चीज आप वैसे क्लास 9-10 में भी पढ़ते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीटली क्या है, एक सेपरेट ब्रांच है जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। देन ऑप्टिक्स जहां पे हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, जस्ट लाइट, और लाइट किस तरीके से एक्ट करती है, लेंसेज के बारे में, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में। तो लेंसेज, उसके अलावा मिरर्स, तो रिफ्रैक्शन, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन है वो पढ़ते हैं हम ऑप्टिक्स में। देन आपके पास आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स यानी कि एटॉमिक मॉडल, जो भी हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं वो एटॉमिक फिजिक्स में, और एटम से भी और अंदर चले गए न्यूक्लियस पे, तो वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या फोर्सेस वहां पे लगते हैं, किस तरीके से वो बाइंड होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे किस तरीके से डिपेंडेंसी होती है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, और अंदर चले जाए न्यूक्लियस में तो उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। देन आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये भी फिजिक्स की, और आप देख सकते हो कि डिफरेंट ब्रांचेस से इंजीनियरिंग की भी डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन काफी एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं। बेसिकली ये कंप्लीटली बेस्ड होती है सेमीकंडक्टर्स पे, तो इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डेवलप किया जाता है, वो किस तरीके से वर्क करती हैं और क्या उनसे हेल्प मिलती है कम्युनिकेशन सिस्टम में।
कम्युनिकेशन में कंप्लीटली रोल किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच हो जाती है फिजिक्स की, ये भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। देन एस्ट्रोफिजिक्स, जहां पे एस्ट्रो मींस आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हो, जो यूनिवर्स से रिलेटेड आपके सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम से बाहर आपकी गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड फिनोमिनन के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में। एंड देन लास्ट आपका आता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस भी एक फिजिक्स का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरीथिंग फिजिक्स कवर कर लेती है, तो सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स के, जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल लॉज की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंडामेंटल लॉज क्या है फिजिक्स में। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल लॉज के बारे में कि जो आपको पता होने चाहिए, जो हम मानते आ रहे हैं या जो यूज होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट की जाती है, बट आप इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, कैसे जो कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल मींस मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहती है वो हमेशा सेम रहती है। तो वहां पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि जो मैटर होता है, जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप वाटर तो बना सकते हो, लेकिन मास उसका नहीं चेंज होगा। जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास था आप उतना ही वाटर बना सकते हो, उससे ज्यादा या कम नहीं बनता है, या फिर वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो टोटल मास जो रहेगा वो सिस्टम का, वो उस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंबाइंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये एक लॉ हो गया आपका रिलेटेड टू मोशन, कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब ये चेंज नहीं होता है। ओवरऑल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, जब भी कोई कोलिजन होता है, एक बॉडी दूसरे से टकराती है, तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। एक बॉडी अपना मोमेंटम दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो हमेशा सेम रहता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इलास्टिक बॉडीज, ये सब कुछ आप पढ़ोगे इस साल भी। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी आप पढ़ोगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो ओवरऑल चार्ज होता है ये भी कंजर्व रहता है। नेट चार्ज हमेशा उतना ही रहता है। नेट चार्ज आप ना क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हो तो उसके साथ साथ नेगेटिव भी होगा, तो नेट जीरो ही रहेगा, यानी कि नेट चार्ज जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि फंडामेंटल लॉज क्या क्या हैं आप लोगों के। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या हैं, देखिए आपके पास सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। 4 फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपके पास हैं। तो इनमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्सल फोर्स है। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि आपने पढ़ा है कि यूनिवर्स की हर बॉडी एक दूसरी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास पे डिपेंड करता है बॉडीज के। देन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहला, ये बहुत ज्यादा वीक है। अगर जितने भी फोर्सेस हम पढ़ते हैं उनमें से सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। हाँ, मास अगर बढ़ता जाता है बॉडी का तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिपेंड करता है वो मास पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देन डिस्टेंस पे, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि जो दो बॉडी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स होता है, मान लेते हैं ये बॉडी ए है, ये बी है, तो जो फोर्स लगता है, मान लेते हैं डिस्टेंस आर है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के। ध्यान रखिए, तो ये होता है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ हम कहते हैं। तो ध्यान रखिए, वीक फोर्स होता है, करेक्ट,
ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम इसमें रिपल्शन की बात नहीं करते हैं, केवल इसमें क्या पढ़ते हैं हम, अट्रैक्शन पढ़ते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, न्यूक्लियर फोर्स है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा। तो न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, न्यूक्लियस मिलके बनता है न्यूक्लियॉन से। बेसिकली कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स, वैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, बट हमने पढ़ा है न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेल्ड होते हैं एक साथ किसमें, न्यूक्लियस में। अब यहां पर जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, जनरली वो फोर्सेस होते हैं जो किसके बीच में लगते हैं, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड, और यू कैन से द हैवी न्यूक्लियस एंड द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में, कौन कौन से, जैसे आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अलावा देखिए और भी चीजें होती हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा तो खैर पार्टिकल नहीं होता है, रेडिएशन होता है, न्यूट्रिनो, करेक्ट। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके और इन न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ध्यान रखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस उन्हें कहते हैं हम, जो न्यूक्लियस के, जो जनरली आपको मिलेंगे ये हैवी न्यूक्लियस में, किसी हैवी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक न्यूट्रॉन जो होता है, तो एक न्यूट्रॉन जब डिवाइड होता है तो न्यूट्रॉन से मिलता है आपको एक प्रोटॉन, करेक्ट, एक बीटा पार्टिकल, या आप बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, और एक मिलता है आपको एंटी न्यूट्रिनो। तो ये तीन पार्टिकल्स आपको मिलते हैं न्यूट्रॉन से, केवल किससे, न्यूट्रॉन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की वजह से बनता है, और ये फोर्सेस जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं उनसे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स ऐसे ही निकल जाते हैं। तो क्यों निकलते हैं ये, बिकॉज ये वीक फोर्सेस होते हैं। अब कितने वीक होते हैं, नाम तो इनका वीक फोर्सेस है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इनको किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, दे आर 10⁻26 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ध्यान रखिए 10⁻26 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। तो वीक तो है ये, लेकिन इतने भी वीक नहीं है। कितने टाइम्स है, 10⁻26 टाइम्स। देन आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आपको पता होगा कि ये काफी स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू, अगर मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करूं। ये किसकी वजह से होता है, चार्ज और मैग्नेटिज्म की वजह से। मैग्नेट्स के और चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिज्म और चार्ज दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसको आप एक्चुअल में बाद में पढ़ोगे बहुत डिटेल्स में। तो चार्ज की वजह से और मैग्नेटिज्म की वजह से, तो ये फोर्सेस आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है या दो चार्जेस के बीच का, या मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये आप किसमें पढ़ते हो, ये दोनों आते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इट इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁻36 टाइम्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। और यू कैन से वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी 10⁻10 टाइम्स ज्यादा होते हैं। 10⁻10 बहुत ज्यादा होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ये होते हैं। और लास्ट में आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होते हैं, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्या और न्यूट्रॉन्स आपने पढ़ा है, तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन के बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में, या दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में, इन सबको होल्ड करके कौन सा फोर्स रखता है, ये रखता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये होता है। तो ये भी किस ऑर्डर का होता है, दिस इज अबाउट 10⁻39 टाइम्स। सबसे ध्यान रखिए 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप इसका रेशियो बनाओगे तो दैट इज 1:10⁻26 नहीं है, 10⁻26 है, is to 10⁻36 is to 10⁻39। अगर आप इन दोनों के बीच में भी देखोगे कि इन दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, तो 10⁻3 टाइम्स यानी कि 1000 टाइम्स ज्यादा है कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो आप डिफरेंस यहीं पे समझ सकते हो कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये फोर्सेस होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक होता है इनके सामने।
तो ये तो थे आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस। आई होप कि आपको चारों फंडामेंटल फोर्सेस समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो इनके बारे में आप डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हो। देन यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब आपने जैसे फोर्सेस को डिवाइड किया 4 फंडामेंटल फोर्सेस में, तो एक थियरी हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम इन चारों फोर्स को कंबाइन कर सकते हो एक सिंगल फोर्स में, यानी कि एक सिंगल फोर्स ही हो, 4 अलग अलग फोर्स ना हो, 4 अलग फोर्स क्या हो, इसके पार्ट्स हो। तो उसको हम मानते हैं दैट कि हम कैसे यूनिफाई कर सकते हैं सारे फोर्सेस को, चारों फंडामेंटल फोर्सेस को कैसे यूनिफाई कर सकते हैं। तो एक थियरी हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसके लिए, दैट इज यूनिफाइड फील्ड थियरी। तो उसके लिए वर्क अभी कंटिन्यू है। अभी तक हम यूनिफिकेशन अभी तक तो कर नहीं पाए, बट हो सकता है ये फ्यूचर में जल्दी हो जाए। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है काफी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। तो एप्लीकेशन से तो आप ऑलरेडी अवेयर हो, फिजिक्स के जितनी भी चीजें, जितनी भी एडवांसमेंट आप देख रहे हो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। तो आपने देखा होगा शुरू से आप टेक्नोलॉजी से लेके और आपकी डेली लाइफ तक कहीं पर भी आओ, फिजिक्स के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। आप देखिए जैसे आपके कम्युनिकेशन के लिए टीवी हो गया, रेडियो हो गया, आपके जो न्यूज़ वगैरह जो आती है, ये सब किससे, मोबाइल फोन्स हो गए, टेलीफोन, सब कुछ ये क्या है, ये फिजिक्स के एप्लीकेशंस हैं। इतना ही नहीं, आपके सैटेलाइट्स जो हैं, और उसके अलावा हम जो कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, किसकी डेवलपमेंट है, ये फिजिक्स की डेवलपमेंट है। और कहाँ पे, जो आपके इवन होम अप्लायंसेज आप यूज़ करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से डेवलप हुई है, करेक्ट। देन फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो मैकेनिक्स है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जितने भी आपके रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं, ये किस पे बेस्ड हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही ये डेवलप किए जाते हैं। देन उसके लिए मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके व्हीकल्स में, जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं, जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन्स मतलब जो गाड़ियों में आपके इंजन्स लगते हैं, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, सब थर्मोडायनेमिक्स की डेवलपमेंट की देन है। और उसके अलावा ऑप्टिक्स की हेल्प से आप बहुत चीज़ें, बहुत नई नई चीज़ें सीखते हो। जैसे आपके सबसे बेसिक चीज़ें, जैसे आप लेंसेज जो आप यूज़ करते हो, है ना, स्पेक्टिकल्स आप यूज़ करते हो, उसके अलावा आई लेंस यूज़ करते हो, तो ये सब किसकी देन है, ऑप्टिक्स की। देन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज़ कर पाते हैं, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, किसकी देन है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, टीवी में, सेल फोन्स में जो हम बात करते हैं, आज आप इवन वीडियोस देखते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की देन है। देन एस्ट्रोफिजिक्स जो हम स्पेस की स्टडी करते हैं, तो स्पेस की स्टडी आप कर पा रहे हैं, किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। हम आज मून तक अपना सैटेलाइट भेजते हैं या फिर किसी और प्लैनेट पे भेजते हैं। आपने वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 का नाम सुना होगा, जो कि हमारे इस सोलर सिस्टम को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सब फिजिक्स की ही एप्लीकेशन है। कंप्यूटर साइंसेज में तो आपको पता ही है, कंप्यूटर्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग ऐप्स जो आपके पास हैं, वो सब कंप्यूटर साइंसेज की देन है। तो ये सारी यूजेस हैं किसके, फिजिक्स के। तो ये एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स के हमारी लाइफ में। और लास्ट आता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेज। दूसरी साइंसेज के साथ क्या रिलेशनशिप है फिजिक्स की। तो बेसिकली फिजिक्स को दूसरी साइंसेज के साथ हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। एक अलोन, एक ब्रांच साइंस की हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द साइंस, कि साइंस की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और केवल यही नहीं, बाकी के भी जो अलग अलग आपके टॉपिक्स होते हैं, बाकी के जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे इवन जियोलॉजी आपने जियोग्राफी में पढ़ा है, तो फिजिक्स इनसे किस तरीके से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। जैसे एटम्स के बारे में, एटम्स और न्यूक्लियर के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कुछ लॉज होते हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जैसे केमिस्ट्री में आपने एटम्स, न्यूक्लियाई, जो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा होता है, वो फिजिक्स से काफी हद तक बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। तो वहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमिनन के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो, तो पूरा वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। उससे रिलेटेड डिफरेंट लॉज पढ़ते हो, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वो सेम है दोनों जगह। देन उसके अलावा फिजिक्स का रूल और कहाँ यूज होता है, मीन्स
कहाँ पे एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हो कनेक्टेड है फिजिक्स बायोलॉजी से, किस तरीके से कनेक्टेड है। तो बायोलॉजी में आप जो भी स्टडी करते हो फिजिक्स की हेल्प उसमें भी लगती है। जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ऑप्टिक्स की देन है जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये फिजिक्स है। देन और कहाँ पे यूज करते हो, तो जो जितने भी आप मेडिसिन में देखा होगा आपने बायोलॉजी में, तो मेडिसिन में फिजिक्स का रोल है। अलग अलग आप डिवाइसेस बनाते हो, मींस बॉडी को, या फिर जो अलग अलग सर्जिकल ऑपरेशंस आप जो भी करते हो, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अपने एक्सरे मशीन्स है, हमारा MRI होता है, तो ICU हम यूज करते हैं। तो सब क्या है आपके जो फिजिक्स से रिलेटेड जो अपरेटस हम यूज करते हैं सब में फिजिक्स का काफी बड़ा रोल है। तो ये फिजिक्स और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन को या फिजिक्स और बायोलॉजी के रिलेशन को शो करता है। देन इसके अलावा आपके पास दूसरे भी हैं, जैसे जियोलॉजी हो गया, और फिजिक्स की हेल्प से आपके बहुत नई ब्रांचेस भी आपकी डेवलप हुई हैं। जैसे मेट्रोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मेजर किया जाता है, कौन कौन से हम अपरेटस और कौन कौन से हम अप्लायंसेस, कौन कौन से हम मशीन्स यूज करते हैं यूनिट्स को मेजर करने के लिए। तो मेट्रोलॉजी में पढ़ते हो आप ये सब। तो मेट्रोलॉजी क्या एक ब्रांच है। उसके अलावा सिस्मोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया। तो डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ से साइंस की मिलती हैं आप लोगों को, किसकी हेल्प से, फिजिक्स की हेल्प से। तो काफी नई ब्रांचेस डेवलपमेंट में भी फिजिक्स का काफी बड़ा रोल है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। काफी बेसिक लेक्चर था, काफी इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में सब कुछ नहीं समझना है, क्योंकि आगे जाके आप ऑलरेडी समझने वाले हो। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।